नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय प्रक्रिया का प्रावधान। ये देखोगे तो भाग 5 संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है और इसमें हम लोग इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हैं उन सब को कवर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है उसको भी यहाँ पर देखेंगे और इस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्यों को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा और याद करते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय प्रक्रिया का प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पॉलिटी का सब्जेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, याद रख लेना। भाग 5 से क्वेश्चन आता है और भाग 5 में संसदीय प्रक्रिया ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हाट इज ट्रू अबाउट गिलोटिन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। यह सदन में विधेयक पूरा स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा, है ना। यह एक विधेयक को सदन की स्थायी समिति के पास भेजने की प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछ रहे हैं, सही बताना है, याद रख लेना। ठीक है, यह विधेयक पर बहस बंद करने की प्रक्रिया है, बहस बंद करने की प्रक्रिया है, ये सही होगा। यह सदन में बहस शुरू करने की प्रक्रिया है, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहस बंद करने की प्रक्रिया है गिलोटिन। गिलोटिन देखोगे तो फ्रांस से लिया गया है। देख लीजिए इसमें क्या होता है गिलोटिन में क्या होता है। ये मान लीजिए कोई विधेयक है, विधेयक पर किसी सदन में, है ना, सदन में क्या हो रहा है, चर्चा हो रहा है। सदन में चर्चा हो रहा है तो सदन में चर्चा हो रहा है तो बहुत सारे चीज़ों का चर्चा हो पाता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है, इसका कुछ पार्ट होता है वो बच जाया रहता है, इस पर चर्चा नहीं हो पाता, चर्चा के लिए समय नहीं रह पाता। चर्चा के लिए समय नहीं रह पाता या आपका चर्चा समय रहता भी है तो उस पर चर्चा नहीं कराना है तो सरकार इसके लिए क्या ले आती है, गिलोटिन ले आती है। और गिलोटिन ला करके एक साथ इसको बिना चर्चा के जो चर्चा चल रहा है उसको बिना चर्चा के उसको रोक करके बिना चर्चा के इस पर एक साथ इसको पास करा दिया जाता है। तो एक प्रकार से जो चर्चा चल रही है उसको रोक करके बहस को बंद करके उसको एक साथ कई पार्ट को इसको एक साथ पास करा लेना गिलोटिन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसी कारण यह विधेयक पर बहस बंद करने की प्रक्रिया है, ये आपको याद रख लेना है। समझ आया? तो सी इसका आंसर होगा। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, संसद में 26 दिन के अंदर केवल 212 मंत्रालयों के 2 अनुदान मांगों पर ही चर्चा हो पाई, है ना, 2 अनुदान मांग पर। अब देखो इसके अंतिम दिन जितने अनुदान मांग पर सदन में चर्चा नहीं हो पाती, जितने भी अनुदान मांग को उसको एक साथ उस पर गिलोटिन बिना बहस मुख बंद रखो से सदन में पारित कर दिया जाता है। वही है, फ्रांस से लिया गया। फ्रांस में गिलोटिन का मतलब है एक हथियार, जिसमें उस हथियार से एक साथ कई लोगों का सिर काट दिया जाता था। उसी तरीके से गिलोटिन को यहाँ पर यूज किया गया है संसदीय प्रक्रिया में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। और उसमें किया गया है कि जो विधेयक है, बिल लाया गया है, उसके अलग अलग अनुदान मांग या अलग अलग पार्ट पर चर्चा नहीं हो पाती या जिस पर चर्चा नहीं कराना चाहती उसको एक साथ पास कराने के लिए इसको लाया जाता है। तो गिलोटिन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको याद कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट फाइनेंस बिल, है ना, वित्त विधेयक के बारे में बताना है। तो विधेयक कई प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक भी होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के विधेयक बिल होते हैं, याद रख लेना। जिसमें फिनांस बिल के बारे में हम लोग को बताना है और वो भी सही चीज़ों को बताना है, सही कथन को बताना है। तो देखिए ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, पूरा स्थापित मतलब लोकसभा में पेश किया जाना, लोकसभा में बिल को लाना। तो बिल्कुल सही है, फिनांस बिल, आपका मनी बिल जो होता है उसको लोकसभा में ही लाया जाता है, याद रख लेना। यह संसद के किसी भी सदन में स्थापित, तो ये गलत हो जाएगा, केवल लोकसभा होगा। ठीक है, केवल लोकसभा होगा। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है, राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित, बिल्कुल सही है ना। फाइनेंस बिल जो होता है और मनी बिल जो होता है इसको पहले से ही राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल जाया रहता है, याद रख लेना। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा।
इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मनी बिल को संशोधित नहीं किया जा सकता, याद रख लेना, मनी बिल को। ओके, मनी बिल को संशोधित नहीं किया जा सकता। आपका फिनांस बिल है तो उसको संशोधित किया जा सकता है। ओके, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है, मतलब जस्ट उसका उल्टा और सीधा दोनों लिखा है, एक को काटना है, एक को सही करना है। ठीक, गत्यारोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। गत्यारोध की स्थिति में बिल्कुल बुलाया जा सकता है। देख लीजिए, आपको याद रख लेना, एक तो साधारण विधेयक में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, और साधारण विधेयक में ना, और दूसरा आप देखोगे तो वित्त विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ये दोनों पर। लेकिन आप मनी बिल है, संविधान संशोधन है, तो उस पर नहीं बुलाया जाएगा, याद रख लेना। तो ये गत्यारोध की स्थिति में, गत्यारोध मतलब लोकसभा और राज्यसभा में गत्यारोध, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा क्या बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ज्वाइंट सेशन के लिए? 108। यह संविधान के अनुच्छेद 110 से भी संबंधित है, 110 से भी संबंधित है। तो देखो, बजट जो होता है आपका 110 देखोगे, 110 धन विधेयक होता है, वो वित्त विधेयक ऑलरेडी होता है। ठीक है, बजट 112 है। ओके, याद रख लेना, 110 से बिल्कुल संबंधित है। इसे केवल मंत्री द्वारा ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, मंत्री द्वारा। तो याद रख लेना, जो आपका मंत्री ही है वही वित्त विधेयक से संबंधित बिल को पेश किया जाएगा उसी के द्वारा। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? बी डी ई गलत है। जहां जहां बी डी ई है वो काट लो। ये ई देख रहे हो तो ये गलत हो गया, यहाँ बी देख रहे हो ये गलत हो गया, यहाँ पर बी डी सी इज द राइट आंसर, ये तो गलत हो गया बी के कारण। तो देख लो, सी इज द राइट आंसर। ये क्या वित्त विधेयक से संबंधित है, फिनांस बिल से संबंधित है, इसको याद कर लेना। ओके, अब इसको डिटेल में देख लो, वित्त विधेयक को डिटेल में देख लो। दो प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं, याद रख लेना। ठीक, वित्त विधेयक देखोगे तो केवल वित्त विधेयक दो प्रकार के, लेकिन टोटल वित्त विधेयक देखोगे 3 प्रकार रहेगा, जिसमें धन विधेयक भी वित्त विधेयक है, याद रख लेना। अब इसमें देखिए, वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है वित्त विधेयक कहलाएगा। मतलब धन विधेयक, वो भी तो वित्त फाइनेंस को बात कर रहा है, तो वो भी वित्त विधेयक है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर धन विधेयक। मनी बिल, जो जितने भी मनी बिल होते हैं ये सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन हर वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते, याद रख लेना। हर वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते, ये याद रख लेना। ठीक है, अब ये फाइनेंस बिल देखोगे 3 प्रकार के, मनी बिल क्योंकि ये भी एक फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2, याद रख लेना। 117 में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में देखोगे तो हमारे संविधान में मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 110 में बताया गया है। फाइनेंस बिल के बारे में बताओगे तो 117(1) में वित्त विधेयक प्रकार 1, 117(3) में वित्त विधेयक प्रकार 2, याद रख लेना। ठीक, अब ये आपको जानना है कि हर प्रकार का धन विधेयक क्या वित्त विधेयक होता है, तो बिल्कुल होता है। लेकिन हर प्रकार का वित्त विधेयक विधेयक होता है क्या? नहीं होता, याद रख लेना। ठीक है, हर प्रकार का वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, याद रख लेना। अब देखना यहाँ पर वित्त विधेयक प्रकार 1 को, यह धन विधेयक की तरह ही है। दोनों में अंतर को बस समझना, एक पतली सी लाइन है दोनों के बीच में अंतर, याद रख लेना। धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद पेश किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश किया जाएगा, याद रख लेना। राज्यसभा इसमें वित्त विधेयक प्रकार 1 में ना, वित्त विधेयक प्रकार 1 में संशोधन एवं खारिज कर सकता है, संशोधन कर सकता है और खारिज कर सकता है। राज्यसभा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति को इस विधेयक के मामले में सभी वीटो पावर प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है। तो देखो, वित्त विधेयक प्रकार 1 के बारे में बता रहे हैं, केवल लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा, धन विधेयक को भी और वित्त विधेयक को भी, याद रख लें।
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तीसरा बात बोल रहा है कि हर प्रकार का जो वित्त विधेयक है, ये प्रकार 1, उसमें संशोधन राज्यसभा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि इस विधेयक के बारे में वीटो पावर यूज कर सके। वीटो पावर मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इस तरीके से। अब वित्त विधेयक प्रकार 2, ये देखोगे तो साधारण विधेयक है, ये साधारण विधेयक। ज्वाइंट सेशन इसमें भी बुलाई जा सकती है, मैं बताया ज्वाइंट सेशन तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक दोनों में बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है वो तीनों विकल्प होता है, इसमें पुनर्विचार का विकल्प होता है और इसमें तीनों विकल्प। आप एक प्रकार से देखोगे तो वित्त विधेयक प्रकार 2 साधारण विधेयक है, उसमें आपका पहले से राष्ट्रपति का अनुमोदन ये सब नहीं जरूरी है, ठीक, लेकिन ये आपको याद रख लेना, ठीक। अब मनी बिल पढ़ेंगे तो मनी बिल और वित्त विधेयक, वित्त आपका फाइनेंस बिल, दोनों में क्या अंतर है ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक। तो इतना आपको याद रख लेना। वित्त विधेयक 3 प्रकार के, धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक प्रकार 2, याद रख लेना। ओके, वित्त विधेयक प्रकार 2 एक साधारण विधेयक जैसा ही है एकदम। लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है, इसको जानना है आप लोग को। लोक लेखा समिति के विषय में व्हाट इज ट्रू अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी, पीएसी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएसी याद रहेगा, पीएसी याद रख लेना, ठीक है। पीएसी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ओके, इसको देख लेते हैं। पीएसी देख लेते हैं। पहले देखिए, इसमें 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं, बिल्कुल सही। 15 7 टोटल 22, पीएसी में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, राज्यसभा 7, एकदम सही है। सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है, गलत नहीं होता, ठीक है। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं, बिल्कुल सही। कोई भी मंत्री इसका सदस्य बन सकता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा। मंत्री लोग इसमें सदस्य नहीं होते पीएसी के। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं, गलत हो जाएगा। इसके सदस्य अध्यक्ष कौन निर्वाचन सदस्य नहीं करते। जनरली क्या होता है, जो विपक्ष का नेता होता है वही इसके अध्यक्ष होते हैं पीएसी का। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता, यह भी सही है, अभी जस्ट बताया, बहुमत दल से नहीं, विपक्ष के दल से होता है, विपक्ष के दल से होता है इसका अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो गलत कौन सा, निर्वाचन सदस्य, अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य गलत हो जाएगा 5 नंबर, ठीक। मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, बहुमत के आधार पर नहीं होता, ये गलत। 1 3 6 7, 1 3 6 7 ये तो गलत ही है, 1 3 गलत, 1 3 6 7, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, सीएमओ 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको हल्के में नहीं लेना है। संसदीय समिति के बारे में देख लीजिए, यहाँ पर हर प्रकार के संसदीय समिति को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग को 3 महत्वपूर्ण संसदीय समिति को देखना है, जिसमें पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति बोलते हैं, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ओके, याद रख लेना, लोक उपक्रम समिति बोलते हैं। अब इसको आपको पूरा याद करना है ताकि आपका कोई सा भी पूछे। अभी तो लोक लेखा देख रहे हैं, जरूरी है कि लोक लेखा ही पूछे, कभी कभी एस्टिमेट को भी पूछ सकता है किसी एग्जाम में, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में भी पूछ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग को समझना है, यहाँ पर पीएसी देखिए, मैंने बहुत सारे चीज वहां पर दिखा दिया। 1 वर्ष का होता है, विपक्षी दल का कोई सदस्य, नेता ही जरूरी नहीं है, जनरली बना देते हैं उसको, लेकिन विपक्षी दल से ही अध्यक्ष होगा। 22 सदस्य, 15 लोकसभा, राज्यसभा से आपका 7। कार्य क्या करेगा, सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करेगा, जैसे कि सीएजी कर रहा था ना, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसी के तरीके से ये पीएसी
आपका जो सरकार का जो खर्चा कर रहा है उसका जांच करेगा, वार्षिक लेखों की जांच करेगा। वित्तीय अनियमितता को संसद के समक्ष लाएगा। मान लीजिए सरकार अनियमितता ज्यादा कर रहा है, कुछ भी खर्चा कर रहा है, उसका कुछ प्रूफ नहीं दे रहा है खर्चा कहाँ हुआ कैसे हुआ, तो उस स्थिति में संसद के समक्ष पीएसी लाएगा। बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, ये सब पीएसी के थ्रू आया था। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता, मंत्री लोग नहीं होते। प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। ये लोक लेखा समिति और ये प्राक्कलन दोनों को जुड़वा वाहन कहा जाता है, याद रख लेना। राज्यसभा के सदस्य होते हैं, फिर भी इस समिति को लोकसभा की समिति कहा जाता है। देखिए इसमें कितने हैं, आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर है, दोनों मिलाकर 22 सदस्य हैं, तो पर भी इस समिति को लोकसभा की समिति कहा जाता है, याद रख लेना। ठीक है, ऐसी कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा की मेंबर होते हुए भी उसको लोकसभा की समिति कहा जाता है? तो पीएसी याद रख लेना, लोक लेखा समिति याद रख लेना। राज्यसभा के सदस्य सह सदस्य के रूप में होते हैं, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता। अब समझ आया क्यों लोक लेखा समिति को लोकसभा की समिति कहा जाता है? क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो तो मत देने, वोटिंग नहीं कर पाते, तो नाम मात्र की सदस्य हो गए, तो जो भी बचा वो इन्हीं की समिति का आपका अधिकार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्राक्कलन समिति का गठन होता है, ये भी 1 वर्ष के लिए होता है, और इसका अध्यक्ष देखोगे, इसका जो चेयरमैन बनेगा, इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा, वो सत्तारूढ़ दल का होगा। ठीक है, मतलब जिस सरकार के दल का होगा। ठीक है, याद रख लेना। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, पीएसी में 22 सदस्य, और प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमिटी में देखोगे तो 30 मेंबर्स, और इसमें जो 30 मेंबर्स हैं वो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते, याद रख लेना। इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, वोट नहीं दे सकते, मत नहीं दे सकते। जब वोटिंग होगा किसी टॉपिक पर तो उसमें मत का अधिकार नहीं होगा। इसमें जितने भी 30 सदस्य होंगे केवल और केवल लोकसभा के मेंबर होंगे, याद रख लेना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यह चयन होगा, इसमें भी यह चयन होता है, याद रख लेना। बजट प्राक्कलन की जांच करना, क्या करेगा, बजट का एस्टीमेट बजट क्या होना चाहिए, इसकी जांच कौन करेगा, ये एस्टीमेट कमेटी ही करेगा, याद रख लेना। स्थायी वित्त व्ययता कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी भी कहते हैं इसको, याद रख लेना। स्थायी वित्त व्ययता समिति कहते हैं, याद रख लेना। इसी तरीके से एक होता है लोक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक, इसमें देखोगे तो सत्तारूढ़ दल से लोकसभा अध्यक्ष इसको नामित करेगा, याद रख लेना। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करेगा चेयरमैन को। 22 सदस्य होगा, 15 और 7 याद रख लेना, 15-7। इसमें कौन सी पैसा के बारे में जांच किया जाएगा इस समिति द्वारा, तो जो सार्वजनिक पैसा है, जैसे कि LIC का पैसा, FCI का पैसा, ठीक है, इन सब पैसा जो जमा है उसके बारे में चेक करेगा कौन, लोक उपक्रम समिति, याद रख लेना। ठीक है, और ये तीनों जो समिति महत्वपूर्ण समिति, लोक लेखा, आपका प्राक्कलन और तीसरा लोक उपक्रम, ठीक है, ये तीनों समिति स्थायी समिति होते हैं, याद रख लेना। ठीक है, स्थायी वित्तीय समिति है, इसको याद रख लेना। ओके, इतना आपको जानना है। टोटल देखोगे तो 24 समिति बनाए जाते हैं। एक तो टोटल समिति देखोगे, पार्लियामेंट्री कमेटी देखोगे तो 24, इसमें लोकसभा से कितने और राज्यसभा से कितने देखोगे तो याद कर लेना, लोकसभा से और राज्यसभा से, लोकसभा से 16 और राज्यसभा से 8 बनाए जाते हैं। टोटल 24 पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें 3 महत्वपूर्ण को हमको देखना था और देख लिए। इसमें हम लोग का क्वेश्चन था लोक लेखा समिति से संबंधित। ठीक है, इसको आपको विशेष तरीके से याद करना है ताकि किसी को भी पूछे आप बन जाना चाहिए आपसे। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज चार्ज ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि के बारे में बात किया जा रहा है, संचित निधि के बारे में बात किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते संचित निधि पर कौन कौन सी व्यय भारित होता है, व्यय, ठीक है। कौन कौन से एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड के अंतर्गत व्यय होता है, खर्च होता है, एक्सपेंड होता है, इसको बताना है। तो देखो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते देखोगे तो ये संचित निधि से जाता है, याद कर लेना। उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये नहीं, इसको गलत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता तो कोई लेता ही नहीं है। वो किसके रूप में लेता है, चेयरमैन के रूप में लेता है। चेयरमैन के रूप में ये काम करेगा, तो चेयरमैन के रूप में लेता है, या तो ये किसके रूप में काम करेगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो ये गलत हो जाएगा 2 वाला। ओके, याद रख लेना। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। महान्यायवादी गलत हो जाएगा यहाँ अकॉर्डिंग के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का एकदम सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, 135 135। ओके, याद कर लेना। उपराष्ट्रपति को समझना था, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन लेता ही नहीं है, तो संचित निधि से व्यय कैसे हो जाएगा। वो लेगा या तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, या तो जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति के रूप में, याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा जी क्या, तो बी इज द राइट आंसर। देख लो, सीजी व्यापम आरएफएम 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं इसके बारे में, आपका गवर्नमेंट फंड के बारे में। तो देख लो कौन कौन से फंड होते हैं। एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड होता है, याद रख लेना। एक कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, और एक होता है कंटिंजेंसी फंड, जिसको आकस्मिक निधि बोला जाता है, राष्ट्रपति के अंडर में होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। इसी में पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन, आर्टिकल 268 के अंतर्गत ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। अब इसके बारे में कौन कौन सा व्यय किसके किसके अंतर्गत होता है समझना है, पूरे याद करना है। इसको आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये सबको याद करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से कौन से अप्रोच से उसको सॉल्व करना है, और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझना है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल भी जाएगा। तो पीडीएफ को ही आप पढ़ लेते हो ना 2-3 बार, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना गारंटी मैं दे रहा हूँ। इससे बाहर कोई भी चीज, देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन किससे संबंधित है, कंसोलिडेटेड फंड, लेकिन साथ साथ मैं पब्लिक अकाउंट फंड भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ कंटिंजेंसी फंड भी बता रहा हूँ। मतलब टोटल गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं उन सब के बारे में डील कर रहा हूँ। तो आपका क्या छूट रहा है बताइए, एक के साथ 2, 3, 4 फ्री में दे रहा हूँ आप लोग को, समझ रहे हो ना। तो बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा, और इतना आप पढ़ लेते हो तो आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका व्यापम और पीएससी दोनों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कर से प्राप्त, जो टैक्स प्राप्त होता है, टैक्स से प्राप्त जो पैसा है, ऋण से प्राप्त पैसा है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, याद रख लेना। इस निधि से पैसा निकालना है तो संसद की अनुमति आवश्यक होगी। कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा जमा है उस पैसे का यूज करना है सरकार को, तो संसद से अनुमति आवश्यक है, याद रख लेना, ठीक। ओके, अब देखोगे तो संसद में देखोगे तो संवैधानिक आपका ये पैसा है कंसोलिडेटेड फंड, इस यहां से पैसा संवैधानिक प्रमुख उनके वेतन भत्तों के रूप में भी व्यय होता है। देख लेते हैं कौन से, तो 112(3) के अंतर्गत देखो, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संचित निधि से, राज्यसभा, देखो राज्यसभा के सभापति उपसभापति, यहां पर देखो उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है, तो सभापति के रूप में पूछा जाए तो संचित निधि से, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछा जाए संचित निधि से,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पूछा जाए, उनके वेतन भत्ते संचित निधि से। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन संचित निधि से। वेतन भत्ते राज्य, आपका वेतन भत्ता राज्य देगा, लेकिन पेंशन कौन देगा? तो याद कर लेना, संचित निधि। कैग देखोगे, कैग को मिलता है संचित निधि से। यूपीएससी के चेयरमैन और उसके सदस्य संचित निधि से वेतन भत्ता पेंशन। सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार, आपका याद रख लेना, ये सब संचित निधि से जाता है। ओके, याद रख लेना। अब देखोगे तो संचित निधि के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब संचित निधि को अनुमति दिलाना होता है तो उसमें लोकसभा वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता, केवल बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। ओके, याद रख लेना, केवल बहस कर सकता है, लोकसभा वोट नहीं कर सकता। इसको याद रख लेना। किसके बारे में? संचित निधि के बारे में। ओके, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं होता, क्योंकि उसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते मिलता ही नहीं है, याद कर लेना। लोक लेखा निधि को भी देख लेते हैं। इसके बारे में 266 में बताया गया। ये 268, ये 266, ठीक है। तो आप 266, 67, 68 याद रख लेना। 66 में बताया गया लोक लेखा निधि, 67 में बताया गया आपका आकस्मिक निधि, और 68 में बताया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 66 में देखोगे तो धन निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। लोक लेखा निधि से पैसा निकालना है तो सरकार को संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। सामान्यतः इसका संबंध बैंक जमा, बचत, भविष्य निधि, ये पैसा से होता है। एक होता है आकस्मिक निधि, जिसको कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोला जाता है। आर्टिकल 267 में बताया गया है, याद रख लेना। तो आकस्मिक खर्चा के लिए ये निधि बनाई जाती है। मान लीजिए, है ना, आकस्मिक कोई दिक्कत आ गया तो वहां पर खर्चा करना है, तो ये निधि काम आएगी। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होता है। ओके, भारत सरकार का जो वित्त सचिव है इसका संचालन करेगा आकस्मिक निधि का। तो तीनों को याद कर लेना भाई, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तीनों को याद कर लेना, ठीक है। ये आपको जानना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, याद करना है। लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट स्टार्ड क्वेश्चन? स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित, तारा, स्टार तारा, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। तो जब सदन चलता है तो उसमें प्रक्रिया में देखोगे, सदन चलता है तो प्रक्रिया में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भी, बहस चलते रहता है ना। जब सदन में बहस चलते रहता है तो आपका बहुत सारी उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारांकित क्वेश्चन उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, बिल्कुल मौखिक उत्तर दिया जाएगा। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। पूरक प्रश्न, जब मौखिक है तो पूरक प्रश्न पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, ये गलत हो जाएगा, पूछ नहीं सकते। उत्तर पर बहस की जा सकती है, गलत, ये सब गलत, क्योंकि दो ऑप्शन हैं। तो ये तो यहाँ पर दिख रहा है प्रीलिम्स 2014 का, और इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, याद रख लेना। 1 और 3। अब देख लेते हैं कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब प्रश्न काल चलता है, सदन शुरू होता है, ठीक है, सदन शुरू होता है तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या चलता है? प्रश्न काल चलता है। ओके, प्रश्न काल, क्वेश्चनर सेशन बोलते हैं, क्वेश्चनर सेशन बोलते हैं, याद रख लेना। क्वेश्चन आवर बोलते हैं उसी को, ठीक, क्वेश्चन आवर, सॉरी सेशन बोले के, क्वेश्चन आवर। दोनों सदनों में प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, 11 से 12 बजे तक। अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न,
एक अतारांकित प्रश्न और एक शॉर्ट नोटिस में, अल्प नोटिस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न जिसका कोई सदस्य मंत्री से मौखिक उत्तर चाहता है, मौखिक उत्तर चाहता है तो तारांकित प्रश्न, और इसमें पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न देखोगे तो कोई सदस्य मंत्री से लिखित में उत्तर, अतारांकित लिखित में होता है, तारांकित अलिखित होता है, मौखिक होता है। पूरक प्रश्न, अब लिखित में तो उसके लिए कितने बार पूरक प्रश्न फिर से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट नोटिस में देखोगे तो लोक महत्व के जितने भी तात्कालिक लोक महत्व के मामले से संबंधित, जैसे कि बहस कुछ भी चल रहा होगा लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन देश में चल रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो शॉर्ट टर्म नोटिस में, याद रख लेना, ये आपको जानना है। इसमें अल्प नोटिस में प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछ सकते हो और 10 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है ताकि उसका वो आंसर रिप्लाई करेगा, ठीक है, याद रख लेना। ठीक, मौखिक उत्तर दिया जाता है, मतलब पहले से 10 दिन पहले उनको सूचना कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप ये बताना है, ठीक, ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार देखोगे। तारांकित मौखिक प्रश्न मौखिक होता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित लिखित होता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आपका अल्प नोटिस, इसमें देखोगे तो 10 दिन पूर्व, कितने दिन, 10 दिन पूर्व, 10 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लोक महत्व से संबंधित मामले पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखोगे तो इस प्रकार 11 से 12, तो इसमें जो प्रश्न काल है इसमें अधिकतम 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, अधिकतम 20 क्वेश्चन ही एक दिन में पूछे जाते हैं, एक दिन में ना, अधिकतम एक दिन में देखोगे तो 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको जानना था। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू पास अ बिल इज आर करेक्ट। ओके, ये बताना था। अब चलिए इसके बारे में बताना है। तो मैं ज्वाइंट सेशन के बारे में जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो मैं डिटेल में बता चुका हूं। आप प्रीवियस, ये जो प्रीवियस वीडियो है, पिछले वीडियो हैं इससे संबंधित, राष्ट्रपति वाले टॉपिक में चाहिए, उसमें आपको 108 मिलेगा। आर्टिकल 108 के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है, डिटेल में बताया गया है, इसको याद रख लेना। ठीक, तो ज्वाइंट सेशन के बारे में मैं डील नहीं करूंगा लेकिन इसका आंसर दे देता हूं। संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये गलत हो गया। ये दोनों तो सही है, ये गलत हो गया, तो ये गलत। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा का अध्यक्षता नहीं करता, तो ये गलत। उपसभापति नहीं, सभापति रहता तो सही हो जाता, उपसभापति करता है। संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/6 गण पूर्ति होना चाहिए। 1/6 नहीं होता भाई, 1/10 होता है, याद रख लेना। तो ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आपको राष्ट्रपति वाले जो वीडियो है उसको आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। विनियोग विधेयक क्या है? व्हाट इज एप्रोप्रिएट बिल? एप्रोप्रिएट बिल के बारे में बताना है आप लोग को। चलिए देखते हैं एप्रोप्रिएट बिल। यह बजट का एक भाग है, यह सरकारी विधेयक का एक भाग है, यह शासन को व्यय करने का वैधानिक स्वीकृति देता है। बिल्कुल सही है, याद रख लेना। शासन को पैसा खर्च करना है, व्यय करना है, तो उसके लिए वैधानिक स्वीकृति प्रदान करता है विनियोग विधेयक के माध्यम से। अगर आप बजट में इसको डिटेल में देखोगे,
बजट का जो प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगा। लेकिन विनियोग विधेयक के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि खर्चा करना है आपको, सरकार को खर्चा करना है किसी चीज में, तो उसके लिए विनियोग विधेयक से क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी खर्चा हो सकता है। तो संसद में बजट प्रस्तुतिकरण, बजट के दौरान ये सब होता है। अनुदान की मांगों पर मतदान के पश्चात देखोगे तो भारत की संचित निधि से धन निकालने हेतु क्या लाया जाएगा, एप्रोप्रिएट बिल लाया जाएगा, याद रख लेना। मजेदार है कि नहीं क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। आप लोग हर एक सेक्शन से इसमें क्वेश्चन लिया गया है, इतना पढ़ लेते हो तो आपका खत्म है, ठीक है, इतना पढ़ लेते तो आपका खत्म है। मैं बता रहा हूं हर एक सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। व्हाट विल हैपन इफ अ बिल इज सेंट टू दी राज्यसभा आफ्टर बीइंग पास्ड बाय दी लोकसभा एंड इन दी मीन टाइम द लोकसभा इज इन सेशन। चलिए बताइए, अब बताइए। अब इसमें ये कंडीशन वाला है, इसमें पूरे कंडीशन को अभी डिटेल में देखेंगे, देख लीजिए, ठीक है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाए और इस बीच लोकसभा का 17वां हो जाए, 17वां हो जाए तो क्या होगा, 17वां हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा चलिए देखते हैं। विधेयक व्यपगत नहीं हो जाएगा, विधेयक व्यपगत नहीं हो जाएगा। ठीक है, विधेयक व्यपगत नहीं हो जाएगा। राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है, लोकसभा उस पर पुनः विचार करेगी, यह व्यपगत हो जाएगा। तो इसमें देखिए व्यपगत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है, ये भी सही है, ये दोनों सही होगा। लोकसभा उस पर पुनः विचार गलत, जब व्यपगत हुआ ही नहीं तो पुनः विचार कैसे, और व्यपगत नहीं होता ये भी गलत। ए इज द राइट आंसर, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अब देख लीजिए क्या क्या होता है, कंडीशंस देखो, समझ आ जाएगा। पूरा मैं कवर कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में, इतना डिटेल आपको कुछ कोई नहीं बताता। और ये ऐसा सेशन आज तक मेरे को कहीं पर चल रहा होगा तो मेरे को भेज दीजिएगा, लिंक भेज दीजिएगा। इस तरीके से पूरा डिटेल वाला ना, थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेनेशन हर कोई कर देता है, पूरा डिटेल वाला अगर कहीं चल रहा होगा तो मेरे को भेजिएगा। बात समझ रहे हो। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा विघटन का प्रभाव, लोकसभा विघटन का प्रभाव देख लो, ठीक है। 17वां एक होता है, सत्र नहीं है, एक होता है लोकसभा का विघटन, डिसॉल्व हो गया, तब क्या होगा। दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी डिसॉल्यूशन देख लेते हैं। लोकसभा विघटन का लंबित विधेयक पर क्या प्रभाव होता है, इसको देख लीजिए। मान लीजिए, देखिए राज्यसभा लोकसभा और विधेयक पर प्रभाव, सीधा इसको मैं बताता हूं। ये लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा लंबित, राज्यसभा लंबित है, राज्यसभा में लंबित है कौन सा बिल, कोई बिल लंबित है और लोकसभा में पारित ही नहीं हुआ है बिल, तो वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अगर राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में, सॉरी, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, तो क्या होगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा, समाप्त, लैप्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा से पारित होकर कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो लैप्स हो जाएगा। क्या क्या होता है, कंडीशन देख लो। मान लीजिए कोई बिल है, वो राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में गया और वहीं पर लंबित है, तो वो क्या हो जाएगा, और विघटित हो जाता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, तो वो लैप्स हो जाएगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में आया और पास होकर के राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में लंबित है, उस पर चर्चा वर्चा हुआ नहीं है लेकिन चला गया है, और उसी समय लोकसभा खत्म हो जाए तो जो बिल है लैप्स हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा बनता है जिसमें मान लीजिए
राज्यसभा में लंबित है, चर्चा वर्चा होकर पास नहीं हुआ है, आया राज्यसभा में है लेकिन यहां पर पास नहीं हुआ है, तो पास नहीं हुआ है और उसी समय लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो चर्चा में ही नहीं हुआ है ना, इसके पास यहां जाता और ये डिसॉल्व हो जाता तब वो लैप्स होता, लेकिन यही अभी पास नहीं हुआ है तो ये वो बिल रहेगा और बाद में ये जब नया लोकसभा गठित हो जाएगा तो यहां से पास हो जाएगा, फिर यहां जाएगा और आगे बढ़ेगा इस तरीके से। तो ये 3 कंडीशन महत्वपूर्ण कंडीशन है, इसको याद कर लो। इसके बाद देखो लोकसभा के विघटन के समय उसके पास जो भी मोशन या रिजोल्यूशन आया है ना, या लंबित है, वो सभी लैप्स हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा विघटित तो जो भी रिजोल्यूशन, मोशन, अमेंडमेंट बिल कुछ भी लंबित है लोकसभा में सब समाप्त हो जाते हैं, याद कर लेना। ठीक, तो इसी को बताया गया है। अब 17 ओसान के बारे में बताया गया, 17 ओसान के बारे में तो देख लो। 17 ओसान के बारे में एक होता है डिसोल्यूशन, मान ली डिसोल्यूशन मतलब बोल रहे हो तो लोकसभा पूरी तरीके से नष्ट, समाप्त हो जाना। एक होता है 17 ओसान, ठीक है, ये क्या होता है, एक सेशन का समाप्त होना, सेशन का समाप्त होना, एक सत्र का समाप्त होना, एक सत्र, लोकसभा का समाप्त होना नहीं, एक सत्र। और इसमें बताया गया है सेशन 17 ओसान, ओके, याद रख लेना। ठीक है, ये आपको जानना है। अब सेशन समाप्त हो गया तो वो क्या विधेयक खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, अगले सेशन में आएगा। राज्यसभा विधेयक पर विचार बिल्कुल कर सकती है, बस यही आंसर था। और डिसोल्यूशन के बारे में यहां पर पूरा डिटेल बता दिया, तो यह एक क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लेना भाई। ठीक, चलिए ओके, नेक्स्ट देखेंगे। टू हुम डज द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? किसको रिपोर्ट सबमिट करता है, किसको रिपोर्ट सबमिट करता है बताइए? तो याद रख लेना, पीएसी, पीएसी के बारे में बताया, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमिटी है ना, लोक लेखा समिति बोलते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं। और ये क्या करता है, जो सरकार का पैसा कैसे खर्च हुआ उसके बारे में जांच करेगा। जांच करके ये जो चेयरमैन है वो अपना रिपोर्ट किसको पेश करता है? स्पीकर को, स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगा, याद रख लेना। ठीक, और इसके बारे में तो बता दिया हूं पूरा डिटेल, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं, संसद राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय से संबंधित, चलिए देखते हैं। राज्यसभा के बिल्कुल बना सकती है, याद रख लेना, लेकिन राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो राज्यसभा उसको रिकमेंड करेगा। ठीक है, राज्यसभा एक रिजोल्यूशन लाएगा और वो रिजोल्यूशन पास करके लोकसभा के पास भेजेगा, है ना, रिजोल्यूशन पास करके, ओके, किसको भेजेगा? लोकसभा को भेजेगा। तब स्थिति में लोकसभा, संसद कानून बनाएगी राज्यसभा के बारे में। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी? बी, बी। ठीक, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित, राज्यसभा अगर संकल्प पारित नहीं करेगी तो राज्य सूची के बारे में या राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून नहीं बना सकेगी संसद। संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है समवर्ती सूची के पर और केंद्र सूची के, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में राज्य सूची के बारे में या स्टेट लिस्ट के बारे में विषय में कानून राज्य सरकार बनाती है। अगर चाहे राज्यसभा तब राज्य सूची को समवर्ती सूची या इसमें केंद्र सूची में डाला जा सकता है, जो राज्यसभा के द्वारा होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज रिलेटेड टू द फेडरल बजट? फेडरल बजट के बारे में बताना है। चलिए इसके बारे में बताना है, फेडरल बजट। ओके,
तो निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हो जाएगा कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर होगा प्रस्तावों से संबंध में से किसका संदर्भी संबंध, संघीय बजट से। संघीय बजट से देखोगे है ना, बजट से। बजट मेनली क्या होता है, पैसा वैसा की बात किया जाता है। तो पैसा में किसी, मान लीजिए एक लाइब्रेरी बनाना है, लाइब्रेरी बनाना है, सरकार एक 500 सीटर 500 सीट की लाइब्रेरी के लिए मान लीजिए 10 करोड़ सैंक्शन कर रही है। अब यहां पर लगता है विपक्षों को या किसी को ये 5 करोड़ में तो बन सकता है 500 सीटर, तो यहां पर लाया जाता है क्या, कटौती प्रस्ताव। राज्यसभा को लग गया, मान लीजिए राज्यसभा को, लोकसभा में इतना किया गया है, राज्यसभा को लग रहा है कि ये तो 5 करोड़, इसमें कटौती किया जाना चाहिए, तो इसमें कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा। इस तरीके से इसका मीनिंग है, समझ रहे हो। सी इज द राइट आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं। अब कौन कौन सा प्रस्ताव होता है पूरा डिटेल देखना है, पूरा डिटेल देखना है। मजा आ रहा है कि नहीं, मजेदार है कि नहीं बताइए, पूरा डिटेल देखना है। कटौती प्रस्ताव, बजट संबंधी अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। मांग की राशि कम करना कटौती प्रस्ताव कहलाता है। मांग की राशि कम करना, पारित होने का अर्थ है शासन के विरुद्ध। कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो माना जाएगा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के प्रति लोगों का अविश्वास है, ठीक है। मंत्रिमंडल तुरंत त्याग पत्र देगा। ओके, याद रख लेना, केवल लोकसभा में ही कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में। अब देख लो 3-4 चीज, अनुदान मांग पर कटौती करना है तो कटौती प्रस्ताव लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा। अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ओके, अब ये कटौती 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। सांकेतिक, टोकन मतलब सांकेतिक होता है, याद रख लेना। एक नीतिगत मतलब मांग की राशि कम करके 1 रुपये तक कर देना। अर्थगत, इकोनॉमिक, एक निश्चित धनराशि की कमी करना। और सांकेतिक, कुछ तो कम किए हैं करके 100 रुपया कम कर देता है। 100 रुपया कम करने का प्रस्ताव, मांग की राशि में 100 रुपया कम, तो ये आपको जानना है। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं सदन में। एक होता है स्थगन या काम रोको प्रस्ताव। स्थगन या काम रोको प्रस्ताव, मान लीजिए किसी बिल पर चर्चा हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर चर्चा हो रहा है, ठीक है, किसी बिल पर चर्चा हो रहा है, मान लीजिए बोल देते हैं बजट ही बोल देते हैं। अब देखोगे तो इस बजट को रोक करके, मान लीजिए इसी समय इसी चर्चा के दौरान कहीं पर भारत के किसी राज्य में दंगा हो गया, किसी जगह में मारपीट या हिंसात्मक कुछ हो गया, ठीक है, तो इस बजट की जो चर्चा है इसको रोक करके इस पर चर्चा कराने के लिए, है ना, अविलंबनीय लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करनी होती है, ठीक है। तो इस बजट की कार्यवाही को रोक करके इस दंगा या हिंसा वाले अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तभी इस पर चर्चा होगा, है ना। 50 सदस्यों के समर्थन से इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव, ठीक है। और जब तक चर्चा चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी तब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाती, जब तक मांग नहीं खत्म हो जाती, पूर्ण नहीं हो जाती। अंत में मतदान यदि बहुमत सरकार के विरुद्ध है तो इसे सरकार की निंदा मानी जाती है, याद रख लेना। एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जैसे कि इसी तरीके से दंगा या कोई चल रहा है, उसके बीच में कुछ चीज हो रहा है अलग से जिस पर ध्यान देना जरूरी है, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर
मंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु इसको लाया जाता है। ठीक है। अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा इंपॉर्टेंट है। लोक महत्व के मामले जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे कि अब यहां पर चर्चा हो रहा है तो इसको टाल सकते हो क्या, कहीं दंगे हो गए तो इससे संबंधित, या इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है ना, जिसको टाला ना जा सके, ऐसी चीजों को लाने के लिए अल्पकालीन चर्चा लाया जाता है। याद रख लेना। ठीक है। सप्ताह में 2 बैठक होता है अल्पकालीन चर्चा के लिए। एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। संसद में जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है तो उसके पश्चात लोकसभा में बहुमत से पारित न होने पर सरकार गिर जाती है। याद रख लेना। लोकसभा में जैसे ही राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दिया तो उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, और धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में है। याद कर लेना। तो कटौती प्रस्ताव जान गए 3 प्रकार का, एक नीतिगत, एक अर्थगत, एक सांकेतिक। स्थगन अविलंबनीय लोक महत्व के लिए 50 सदस्यों का आवश्यक है। ध्यान आकर्षण अल्पकालीन, सप्ताह में 2 दिन, ठीक 2 बैठक, और एक होता है धन्यवाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पश्चात। इसके बाद देखोगे तो ये 3 महत्वपूर्ण है। एक होता है निंदा प्रस्ताव। सरकार अथवा किसी मंत्री की आलोचना करना है तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। याद रख लेना। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसको एक व्यक्ति के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है ना। मान लीजिए बहुमत से समर्थन पर सरकार की निंदा, त्यागपत्र जरूरी नहीं होता। पारित हो गया तो सरकार की निंदा होती है, लेकिन त्यागपत्र जरूरी नहीं, इसी को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऐसा स्टेटमेंट दे देगा आपको। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, खतरनाक, कि सरकार के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं प्रकट किया जाता। ठीक है। विश्वास प्रकट नहीं किया जाता, अविश्वास प्रस्ताव। याद रख लेना। केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में, और विपक्षी दल ही लाएगा। 50 सदस्यों का इसमें समर्थन होगा। पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। याद कर लेना। ओके। एक होता है विश्वास प्रस्ताव, ये सरकार लेकर आती है। संसदीय व्यवस्था में सरकार हमेशा विश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। याद रख लेना। मंत्रिपरिषद द्वारा, सरकार द्वारा, और ये पास हो गया तो समझा जाता है कि सरकार के प्रति सदस्यों का विश्वास बना हुआ है, मतलब सरकार बहुमत में है। अगर पास नहीं हुआ तो त्यागपत्र देना पड़ेगा मंत्री को। ठीक है। ठीक, याद रख लेना। तो इस प्रकार से अन्य विभिन्न प्रकार के हम लोग प्रस्ताव देख लिए। अब हम लोग को देखना है प्रश्न काल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बता दिया, प्रश्न काल के समय 11 से 12 बजे के बीच में देखोगे तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न। तारांकित देखोगे तो मौखिक पूछे जाएंगे, अतारांकित देखोगे तो आपका लिखित में एक शॉर्ट नोटिस में भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन शॉर्ट नोटिस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। ए व बी दोनों, याद रहेगा, ए व बी दोनों। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यहां पर इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोग को तारांकित प्रश्न, क्वेश्चनेयर आवर कौन सा होता है, प्रश्न काल कौन सा होता है, शून्य काल किसको बोलते हैं, ये सब जानना है। ठीक है। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ बिल इट विल बी कंसिडर्ड अ मनी बिल। मनी बिल, देखो किसी विधेयक में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होने पर वो धन विधेयक माना जाएगा। देखो हर प्रकार का जो मनी बिल होता है, मनी बिल होता है वो क्या होता है, फाइनेंस बिल, फिनांस बिल। ठीक है। ओके, ये आपको जानना है, हर प्रकार का मनी बिल। लेकिन हर प्रकार का फिनांस बिल देखोगे तो ये नहीं होता। ठीक, ये आपका जानना है, मनी बिल नहीं होता। तो इसमें क्या, फिनांस बिल में क्या डाल देने पर वो मनी बिल माना जाएगा,
अब बात समझना है। ओके, तो इसके बारे में देखिए, किसी कर का अधिरोपण, टैक्स वाला चीज आ रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो मनी बिल होगा। सॉरी, टैक्स वाला नहीं, ये फाइनेंस बिल होगा। ठीक, कर का उत्साधन मतलब कर को खत्म करना है, टैक्स खत्म करना है, इससे संबंधित कुछ चीज है, या उसमें छूट देना है, उसमें कुछ चेंजेस लाना है, तब वो मनी बिल होगा। किसी कर का परिहार करना है, तब वो मनी बिल होगा। कर में परिवर्तन करना है, तब वो मनी बिल होगा। कर का विनिमय करना है, तब वो एक्सचेंज करना है, कर को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। कर लगाया जाएगा तो वो फाइनेंस बिल होगा। लेकिन कर में चेंजेस लाना, छूट देना, उसमें कम ज्यादा करना, तो वो एक मनी बिल होगा, याद रख लेना। तो इस तरीके से आप लोग 2, 3, 4, 5 को आंसर लोगे। 2, 3, 4, 5 अब समझ आया। मनी बिल और फाइनेंस बिल, कर लगा तो फाइनेंस बिल है, लेकिन कर में चेंजेस लाना, कम ज्यादा करना, उसमें वो मनी बिल के अंतर्गत आ जाता है। और मनी बिल कहां पेश किया जाता है? हमेशा लोकसभा में राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, ये आपको जानना है। अब देखते हैं मनी बिल को पूरा डिटेल में। तो कर को लगाने तथा समाप्त किया जाना क्या है? मनी बिल है। संचित निधि से धन निकालना, धन जमा करना, धन का विनियोजन करना, ये सब क्या है? मनी बिल है। सरकार द्वारा ऋण लेना अथवा देना, मनी बिल है। आकस्मिक निधि तथा लोक निधि में कोई धन प्राप्त करना, मनी बिल है। ये सब है। ओके, अब धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? कौन सा मनी बिल है, कौन सा फाइनेंस बिल है, ये निर्धारित कौन करता है? तो याद रख लेना, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, 1 मिनट पानी पी लेता हूं जी। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, हमेशा ना, हमेशा याद रख लेना। कौन सा बिल, धन विधेयक, मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, कौन निर्धारित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए, अब धन विधेयक के बारे में तो लोकसभा अध्यक्ष बता दिया कि ये धन है, और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय जा नहीं सकते कि ये नहीं है तो मनी बिल नहीं है करके। ठीक है, याद रखना, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया। धन विधेयक की प्रक्रिया देखोगे तो अनुच्छेद 109 में बताया गया है ना। लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश होगा। कोई मंत्री ही धन विधेयक को पारित पेश कर सकता है, अदर व्यक्ति नहीं, याद रख लेना। राज्यसभा की स्थिति क्या है मनी बिल के बारे में? तो राज्यसभा उसको संशोधित नहीं कर सकती, केवल 14 दिन के भीतर संशोधन से संबंधित सिफारिश कर सकती है। ओके, 3 विकल्प होते हैं। ओके, 3 विकल्प, सिफारिश दिया कि संशोधन कर लो भाई करके राज्यसभा 14 दिन के भीतर, तो लोकसभा 3 विकल्प। लोकसभा या तो संशोधन के जो सिफारिश है उसको मान ले, स्वीकार कर ले, या उस सिफारिश को खारिज कर दे। ठीक है, या उसमें कुछ भी ना करके ऐसे ही भेज दे। 3। ठीक है, मतलब उस सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है, याद कर लेना। तो समझ आ गया कौन कौन सा मनी बिल कैसे में होगा? अगर कर समाप्त किया जाना है, लगाना है, उससे संबंधित चेंजेस आना है, सब करना है, तब धन निकालना है, धन जमा करना है, ऋण लेना है, ऋण देना है, तो ये सब मनी बिल के अंतर्गत आता है। ओके ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट बजट के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट के सब्जेक्ट में आप क्या जानते हो, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समझ आ रहा है ना जी? इंपॉर्टेंट है ना, आज का टॉपिक लंबा रहेगा, थोड़ा सा चलेगा, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, तो इसको अभी कवर करना ही है हम लोग को। ठीक है, बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ओके, बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
बजट सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व उस पर राष्ट्रपति का विनियोग विधेयक के बारे में तो है भाई, ये सही है। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि कर सकता है, नहीं कर सकता। अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता। सदन बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी सही है। तो सी इज द राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। सीएमओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप देख लो यहाँ पर पूरा डिटेल में बजट निर्माण के। तो बजट कौन बनाता है? तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। बजट निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सबसे पहले होगा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, आर्टिकल 112 के अंतर्गत। याद रख लेना, संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द सीधा सीधा नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। ओके, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद सिफारिश पर ना, सिफारिश पर याद रख लेना, इसके बाद राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। सिफारिश पर ना, याद रख लेना, किसके सिफारिश? पूर्वानुमति से नहीं। बजट पर आम बहस होगा, जनरल डिस्कशन प्रस्तुत हो गया लोकसभा राज्यसभा में, तो अब उस पर बहस शुरू होगा, ठीक है, डिस्कशन होगा। दोनों सदनों में बजट के राजस्व और व्यय संबंधित प्रस्ताव पर सामान्य बहस चलती है। आप लोग टीवी में देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे निर्मला सीतारमण जी जैसे बजट पेश करती है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उस पर डिस्कशन शुरू होता है। विपक्ष के लोग बजट का विरोध करते हैं और पक्ष वाले बजट का वाहवाही करते हैं, है ना, ये आपको याद रख लेना। बहस की शुरुआत करेगा कौन? तो विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता। डिस्कशन का शुरुआत कौन करेगा? विपक्षी दल का नेता। और बहस के दौरान न कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा और न तो कोई मतदान होगा, केवल डिस्कशन चलेगा। उसके बाद डिस्कशन हो गया, उसके बाद देखोगे तो लेखानुदान होता है, वोट ऑन अकाउंट। आर्टिकल 116 के अंतर्गत, आर्टिकल 116 के अंतर्गत संसद द्वारा आगामी वर्ष का बजट अप्रैल तक पारित न हो पाने की स्थिति में, अब पारित अप्रैल तक नहीं हुआ तो उस दिन तक चलाने के लिए पैसा लिया जाता है। 2 महीने का उधारी लेने के लिए ये लाया जाता है लेखानुदान। लेखानुदान टोटल बजट का 1/6 मतलब 1/6 भाग, 1/6 भाग टोटल में 6 भाग देखोगे वो उधार लिया जाता है कुछ समय को संचालित करने के लिए। किसके द्वारा? लेखानुदान के द्वारा। तो लेखानुदान किससे संबंधित है कि बजट समय पर पारित न होने की स्थिति में या उसके डिस्कशन की स्थिति में कुछ समय के लिए कुछ पैसा उधार लिया जाता है। कितना उधार लिया जाएगा? टोटल बजट का 1/6 भाग लिया जाएगा और उससे चलती रहती है आपका व्यवस्था। उसके बाद अनुदान मांग, डिमांड्स फॉर ग्रांट, यह केवल लोकसभा में, अनुदान मांग केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत होता है, इस पर मतदान भी होता है, याद रख लेना। भारत की संचित निधि पर आपका व्यय पर लोकसभा में मतदान नहीं होता, ये आप जानते हो, पहले बता दिया हूं। विभाग लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग प्रस्तुत करते हैं, कटौती प्रस्ताव इसी समय लाया जाएगा लोकसभा में, ये भी आप रख लेना। फिर लास्ट में देखोगे तो आर्टिकल 114 के अंतर्गत, 114 के अंतर्गत एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं, विनियोग विधेयक बिल, इसी के द्वारा संचित निधि से कोई पैसा निकालना है ना, या खर्चा करना है तो लोकसभा में ये बिल लाया जाएगा और इस बिल को पास करा करके उसका खर्चा किया जाता है। तो ये आपको जानना है। प्रत्येक विनियोग विधेयक जो होता है वो धन विधेयक होता है क्योंकि उसी के थ्रू पैसा खर्चा किया जाता है, याद रख लेना। तो एप्रोप्रिएशन बिल इज मनी बिल, ओके, याद रख लेना, ठीक। तो ये हो गया आपका बजट से संबंधित। पहले बजट पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है ना, उसके बाद डिस्कशन होगा, फिर कुछ दिन के लेखानुदान 116 के अंतर्गत, फिर अनुदान की मांग, फिर विनियोग विधेयक 114 के अंतर्गत, 112 के अंतर्गत देखोगे तो बजट। याद कर लेना भाई, इतना हो गया। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट्री रूल
व्हाट इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट्री रूल। चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हो है, बिल्कुल है। पार्लियामेंट्री रूल संसदीय शासन में मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, बिल्कुल है। मंत्रिमंडल के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर पाता। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नियुक्त किया जाता है ना, याद रख लेना, निर्वाचित फिर नियुक्त किया जाता है, ठीक। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही है। प्रधान एक निर्वाचित होता है, निर्वाचन के बाद नियुक्ति होता है, उसको लेते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। उसके अकॉर्डिंग इसको 3 को गलत मान रहा हूं, बाकी तो निर्वाचन तो होता है राष्ट्रपति का पद। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है, तो बहुमत दल का नेता राज्यसभा का ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, ये सही है, ये सही है लोकसभा का। तो इसमें देखो एक प्रकार से देखो तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचित होता है फिर उसको शपथ दिला करके नियुक्त, ये तो निर्वाचन ये है, इसको सही ही मानो। चलो 6 को गलत मान लो। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको निर्वाचित को सही मान लोगे तो ये भी सही हो जाएगा, इसलिए इसको गलत माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 7, 1 2 4 7 ये होगा सही, ठीक है। क्योंकि जहां पर 6 है वो तो गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, और ये दोनों में ये सही होगा, तो इसको 5 को गलत मानना पड़ेगा। नहीं 5 को नहीं, 3 को गलत मानना पड़ेगा, 3 को, तभी ये होगा। थोड़ा सा ये विवादित वाला है, निर्वाचन के बाद नियुक्ति होता है, इसी कारण उसको गलत लिया गया है, ठीक है। आप समझ चुके हो, भावनाओं को मैंने बता दिया एक्सप्लेन करके। देख लीजिए, संसदीय शासन के संदर्भ में सही है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, मंत्रिमंडल वास्तविक है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये तो सब सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, यह गणतंत्र व्यवस्था का द्योतक है। देखो निर्वाचित है, अब यहां पर थोड़ा सा, राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सदन का प्रतिनिधित्व अलग अलग है, ये सही है। यहाँ पर हो गया निर्वाचित, इसको देख लो, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको निर्वाचित को सही लेना पड़ेगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक। तो देख लेना, आप समझ तो गए ना, निर्वाचन तो होता है राष्ट्रपति का, निर्वाचित है, बिल्कुल निर्वाचित है, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको गलत मानना पड़ रहा था एक को सही करने के लिए, इस कारण मैं उसको गलत, लेकिन उसको सही लिया जाएगा। अब संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसमें कौन सा आंसर होगा, चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा जी, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, चलिए बताइए, 1 मिनट ना, इसको देख लिए ना, चलो 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 देख लेते हैं।
चलो चलो बताओ। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में नहीं होता भाई, कोई कोई विपक्ष में बैठते हैं, कोई कोई सरकार में बैठते हैं। सरकार के संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, लोगों द्वारा नहीं हटा सकती। संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लेना, है ना। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, तब तक मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं क्योंकि फिर बीच में आवाज चली जाती है। चलो मजेदार है कि नहीं बताइए। मैं थोड़ा जोर से नहीं बोल पा रहा हूं ना, थोड़ा सा तकलीफ है। ओके चलिए, चलो बताओ इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। इन विच सब्जेक्ट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव इक्वल राइट्स। अब बताना है लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से चीजों में इक्वल राइट्स बताया गया है, इसके बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा है, तो है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिमूव करना, पदच्युत करना, तो ये एकदम सही हो जाएगा। इस पर लोकसभा राज्यसभा दोनों का, उच्च न्यायालय, ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को पदच्युत करना, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को, ये गलत हो जाएगा, इसमें राज्यसभा को अधिकार है, लोकसभा को अधिकार उतना नहीं है, याद रख लेना। तो समान अधिकार नहीं है इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके देख लीजिए, दोनों सदन को कौन कौन से चीजों में समान अधिकार है और असमान अधिकार है, दोनों बता दिया मैं यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश को हटाना है तो समान अधिकार, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है समान अधिकार, राष्ट्रपति को हटाना है तो समान अधिकार, संविधान संशोधन बिल लाना है उसको पास कराना है तो समान अधिकार, राष्ट्रपति के विरुद्ध रिमूवल संकल्प मतलब महाभियोग लाना है तो समान अधिकार। दोनों सदनों के असमान अधिकार, असमान अधिकार में देखोगे तो याद रख लेना, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, लोकसभा में केवल समर्थन मात्र जरूरी है, बहुमत जरूरी नहीं है, ठीक है। समर्थन मिल गया, बहुमत साधारण। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है, याद रख लेना, राज्यसभा में नहीं आता। मनी बिल, वित्त विधेयक, वित्त आपका फाइनेंस बिल, ये सब में लोकसभा को अधिकार ज्यादा है, राज्यसभा को कम, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके बारे में बताना है आप लोग को। चलिए, एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। इस संदर्भ में सुमेलित क्या है बताना है। अब देखो इसमें मेजॉरिटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग को जानना है। कोई बिल पास कराना है तो कौन कौन सी मेजॉरिटी के थ्रू, कहां कहां से, कब कब, कैसे कैसे पास होता है, इसके बारे में बात करना है। तो मेजॉरिटी के एक साधारण मेजॉरिटी होता है ना, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है, एक इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है, इस तरीके से अलग अलग मेजॉरिटी होता है, उसी के बारे में बात करना है, ठीक है। देख लेते हैं उसी के बारे में हम लोग को क्या क्या जान सकते हैं। ओके, तो संविधान संशोधन विधेयक, देखो इसमें बोल रहा है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत किस किस चीज में आवश्यक होता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ये जरूरी होता है संविधान संशोधन विधेयक में। आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन करना है उसमें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिमूव करना है, पदच्युत करना है तो उसमें। राष्ट्रपति वाले में गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति के रिमूवल में कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्य का 2/3 याद कर लेना भाई, कुल सदस्य का
2/3 मेजॉरिटी चाहिए रहता है, स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, ये आपको जानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ये सही, ये सही, ये सही, सी इज द राइट आंसर। ये टोटल का ना, टोटल का 2/3 होता है। ओके, तो 1 2 3, 1 2 3, सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, इसमें 3 प्रकार के मेजॉरिटी के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। एक तो होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत किसको बोलते हैं? जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1, ये साधारण है। उसमें 2/3 पूछा गया है ना, सॉरी 2/3 पूछा गया है। प्रेजेंट इन वोट का 2/3 पूछा गया है। ओके, प्रेजेंट इन वोट का 2/3। साधारण में प्रेजेंट इन वोट का 50% + 1 वोट। जैसे एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 540 सदस्य हैं, 540 सदस्य हैं, और 540 सदस्य में से देखोगे तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 510 सदस्य उपस्थित हुए और उन्होंने वोट डाला। प्रेजेंट कितने हुए? प्रेजेंट हुए 510 और इन्होंने वोट डाला, तो इसका 2/3 होगा। इसका 2/3, 510 का 2/3 देखोगे कितना हो जाएगा, निकालो। 2/3 हो जाएगा 17 हो गया, और 34, 340 सदस्य। 340 सदस्य, 340 सदस्य जिसको मिल गया वो पास हो गया। 340 से कम मिला तो फेल, है ना। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है? मान लीजिए 540 लोग हैं, उसमें 510 लोग प्रेजेंट हुए, तो 510 का 50%, 510 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 255, 25 दूने 50 + 1, तो 256। समझ में आया? 256 सदस्यों में ये बिल पास हो गया। तो किसी में प्रेजेंट एंड वोट का 2/3 लगता है, किसी में साधारण विधेयक से पास हो जाता है कोई बिल। अलग अलग बिल का अलग अलग मेजॉरिटी बताया गया है, ठीक है। अब इसमें सिंपल मेजॉरिटी के अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव पास कर सकते हो? तो विश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हो, अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हो, ये वाले में ना, निंदा प्रस्ताव पास करा सकते हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के अभिभाषण को पास करा सकते हो, ठीक है, धन विधेयक को पास करा सकते हो, वित्त विधेयक पास करा सकते हो। धन्यवाद, लोकसभा में उपस्थित राष्ट्रपति को हटाना है तो उससे संबंधित विधेयक साधारण विधेयक होता है। राज्यसभा को है साधारण विधेयक। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को का चुनाव है, ये आपका राज्यसभा के उपसभापति का, ये भी। अब पूर्ण बहुमत देखो, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। सदन की कुल संख्या का 50% + 1, ये कुल संख्या नहीं है, ये वास्तविक संख्या है। ये कुल संख्या बोल रहा हूं, जैसे कि 540 है बोल रहा हूं, 540, तो 540 का, इसमें कितना का 540 है, जिसमें प्रेजेंट एंड वोट कितना था 510। अगर 540 टोटल है, टोटल, ओके, तो टोटल का ये मान लीजिए एक्चुअल में देखोगे तो लोकसभा में 545 होता है, लोकसभा में 545, तो टोटल 545 का 50% + 1, ओके, ये हो जाएगा कि क्या? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब जितना सदस्य संख्या है चुन सकते हैं उसका 50%, आधा से एक अधिक,
तो 545 का आधा से एक अधिक कितना होगा? 272। 272 ना, मान लो 273, ये होगा। एक होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मान लो 540-45 सदस्य चुनना है, लेकिन इसमें 540 ही चुना गया, 540 चुना गया, 5 चुनाव ही नहीं हुआ है, चुनकर आए ही नहीं है, तो इसका 50% प्लस 1, इसका 50% प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 270। 270 प्लस 1 मतलब 271। बात समझ आई? इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है, सिंपल क्या होता है, फिर स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में जानना है। स्पेशल मेजॉरिटी में वो सब आता है। स्पेशल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोट का 2/3, टोटल का 2/3, टोटल का 2/3 प्लस, या प्रेजेंट एंड वोट का 2/3 प्लस आपका आधे राज्यों का समर्थन, इस तरीके से 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी उसका बनता है स्पेशल मेजॉरिटी। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल मेजॉरिटी का ही प्रकार देख लिया। एक सिंपल होता है, एक आपका पूर्ण बहुमत होता है, एक प्रभावी, एक फिर स्पेशल मेजॉरिटी अलग होता है, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी बात किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज करेक्ट अबाउट एड्रेसिंग रेजिग्नेशन लेटर? कौन किसको मतलब त्याग पत्र देता है? चलो बता दो भाई। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, त्याग पत्र संबोधित। स्पीकर किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा, दोनों एक दूसरे को देते हैं। सभापति उपसभापति को देगा, लेकिन उपसभापति सभापति को नहीं देगा, क्योंकि उपसभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, याद रख लेना। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक, ये आपको जानना है। तो कौन सा आंसर बन जाएगा जी? इसका आंसर कौन सा बन जाएगा जी? 1 2 3, एक मिनट, राज्यसभा का सॉरी, उल्टा कर दिया ना, थोड़ा सा मिस्टेक है। एक मिनट, एक्सप्लेन सही किया हूं, लेकिन टिक उल्टा सीधा। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, ये दोनों सही है। 3 गलत है। राज्यसभा का सभापति ये वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये उपसभापति को नहीं देता, ये राष्ट्रपति को देता है। ऐसे ही बताया हूं, लेकिन उल्टा सीधा कर डाला था। ये सही है, उपसभापति सभापति को देता है, ठीक है। तो 1 2 4 कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? रेजिग्नेशन से संबंधित क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, आपको समझना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ओके, याद कर लेना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। If an MP is elected to the legislature of a state, within how many days will he have to resign from the legislature of the state? Otherwise, his parliament membership will become invalid. कितने दिन में? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है? कोई सांसद है और राज्य के विधानमंडल, मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके साथ साथ वो एमएलए बन गया या एमएलसी बन गया, विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा? इसके बारे में मैं जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा रहा था,
तो वहां पर मैंने स्पष्ट बताया, लोकसभा और राज्यसभा का मैं दोहरी सदस्यता के बारे में बताया था, तो उसमें स्पष्ट किया हूं कि कब कब क्या क्या होता है ना। तो इसको याद कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। 2022 का क्वेश्चन है, 14 दिन याद कर लेना, ठीक है। देख लीजिए 14 दिन होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, तब 10 दिन होता है। दोनों का मेंबर चुना जाता है, तब 10 दिन के भीतर बताना है, नहीं तो राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सांसद है और विधानमंडल निर्वाचित होता है तो उसको 14 दिन में बताना होगा, 14 दिन में बताना होगा। या अगर नहीं बताया तो क्या होगा, संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, विधायक रह जाएगा। समझ रहे हो। अगर 10 दिन के अंदर में, मान लीजिए वो लोकसभा है राज्यसभा दोनों से है, 10 दिन में नहीं बताया तो राज्यसभा समाप्त, लोकसभा बना रहेगा। अगर कोई एमपी है और एमएलए दोनों है या एमएलसी है, तो आप देखोगे तो इसको बताना पड़ेगा 14 दिन में, और नहीं बताएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये 14 दिन, सेम सदस्यता के लिए 10 दिन। समझ आया। तो ये आपको जानना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ज्वाइंट सेशन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं, डिटेल में। तो यहां पर ज्वाइंट सेशन से संबंधित हम लोग को क्या करना है, आपका पूरा डिटेल में देखना है। तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक जो एमसीक्यू का ये देखोगे, ये सीरीज चल रहा है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू। सीजीपीएससी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में जाओगे तो आपका मिल जाएगा, और वहाँ पर हर टॉपिक से संबंधित को पूरा टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। ये शायद 18वां नंबर का लेक्चर है। पूरा हम लोग पॉलिटी का एक भी टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग छोड़े हैं, एक छोड़े हैं मात्र, नागरिकता को, सिटीजनशिप, उसको नहीं पढ़े हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है, यह भी सही है। लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष संयुक्त अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी सही है। देखो अध्यक्षता के बारे में मिली है, एक तो स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, अगर ये नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं करता भाई, याद कर लेना। क्यों चेयरमैन नहीं करता, क्यों चेयरमैन नहीं करता, क्योंकि चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद कर लेना। इसी कारण चेयरमैन को ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं दी जाती, ठीक है। ये आपको जानना है। तो सब तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, 2025 का क्वेश्चन है, बीएड में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। चलिए ये देखते हैं। तो व्हाट इज reconciled in terms of majority of the total membership of each house of parliament and 2/3 majority of the members present and vote। present and vote majority ये आपका स्पेशल केस है, याद दे रख लो, लेकिन स्पेशल केस में भी उपस्थित और मतदान करने वाले में पूछ रहा है। संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और प्रेजेंट एंड वोट का बहुमत। एक तो देखो दो कंडीशन बताए गए, कंडीशन टोटल का कितना जी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। टोटल का बहुमत मतलब 50% प्लस 1, ठीक, 50% प्लस 1, ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। दूसरा बोल रहा है प्रेजेंट एंड वोट का 2/3, ठीक,
प्रेजेंट इन वोट का 2/3। ओके, ये बताना है। तो इन दोनों कंडीशन के आधार पर कौन कौन, यहां पर देखोगे किसके संदर्भ में लाया जाता है, जिसमें इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, ये क्वेश्चन है। अब बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2024 डीएड जैसे एग्जाम में पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही रहता है, कुल सदस्य का 2/3, प्रेजेंट इन वोट नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति, आपका देखोगे रिमूवल ऑफ जस्टिस, है ना, इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये सही हो जाएगा। आंतरिक या बाह्य आपातकाल, ये भी सही हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरीके से। संवैधानिक संशोधन, ये भी सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कर चुके हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, इसका आंसर बन जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 ये तीनों केस में ये दोनों केस लगता है। बी इज द राइट आंसर। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, मेजॉरिटी संबंधित सारे फैक्ट बता दिया। अब यहां पर हो गया ये टॉपिक कवर। ओके, ठीक है, समझ आया कि नहीं बताइए, मजेदार है कि नहीं। पूरा प्रोसेस को मैंने बताया है यहां पर, ठीक, पूरे प्रोसेस को मैंने बताया है। ओके, याद कर लेना भाई। ओके, याद कर लेना, इतना को आपको जानना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर से संबंधित जितने भी प्रावधान है ना संसदीय व्यवस्था के, उनको कंप्लीट किया। लगभग हमारा न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो बच गया। बाकी भाग 5 का सारा वीडियो डल चुका है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, आपका लोकसभा, राज्यसभा, फिर संसदीय प्रक्रिया सब डल गया है। तो आप जितना भी सब वीडियो देखना चाहते हो, नए हो, एक ही वीडियो देखे हो, तो जल्दी जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर एक एक टॉपिक को देखिए, 3-4 घंटे में हो जाएगा। ओके, और पूरा भाग 5 को पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, पूरा डिटेल में। आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, और इसका PDF ले लो टेलीग्राम से। ओके, तो ये हो गया हमारा संसदीय प्रक्रिया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे तो भाग 6 से संबंधित। ओके, राज्यपाल हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। अगर समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा तो लाइक कर देना भाई, कमेंट में और सजेशन देना, अच्छा कमेंट करना, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट जो होता है वही हमारा मोटिवेशन होता है, ताकि हम लोग इतना मेहनत करके, देखिए हर सेक्शन से क्वेश्चन उठा करके, इतना अच्छा क्वेश्चन उठा करके उसको डील कर रहे हैं, आप लोग को परोस रहे हैं। ये बहुत बेहतरीन नोट्स भी है, ये बेहतरीन नोट्स भी है, इसी को आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, और कुछ MCQ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अच्छे से आपको देखना है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक और कमेंट शेयर ये मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।